अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर वो है ऑफ ट्रुथ। ऑफ ट्रुथ फ्रांसिस बेकन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे है और ये इनके फिलोसॉफिकल एसेस में से एक ऐसे है। फ्रांसिस बेकन एक प्रोज राइटर थे जो कि रेनेसेंस एज से बिलोंग करते थे। रेनेसेंस एज के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल लेक्चर बना दिया हुआ है, इसलिए मैं उस एज के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके फीचर्स को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाली। और जब मैंने रेनेसेंस एज को डिस्कस किया था वहाँ पे मैंने बेकन को भी इन डिटेल कवर कर लिया हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बेकन को भी बहुत ही माइनर वे में डिस्कस करूँगी, इन डिटेल डिस्कस नहीं करने वाली। तो अगर आप इन डिटेल लेक्चर चाहते हो उसके ऊपर तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप मेरे रेनेसेंस एज की सारी सीरीज़ जो है उनको सुन लें, ताकि आपको इस राइटर की एज के ऊपर भी कमांड हो जाए और इस राइटर के ऊपर भी कमांड हो जाए। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और इसके अलावा आप वो लिंक मेरी प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर देखेंगे, उस प्लेलिस्ट के अंदर रेनेसेंस एज के नाम से लेक्चर है, वहाँ पे आपको वो लिंक मिल जाएंगे। एनी हाउ, जो फ्रांसिस बेकन है ये रेनेसेंस एज के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोज राइटर हैं। ये एक ग्रेट फिलोसफर भी रहे हैं और इनको साइंटिफिक थॉट्स का पायनियर भी माना जाता है, क्योंकि इनके मोस्टली जो एसेज है, जो मोस्टली वर्क्स हैं वो साइंटिफिक बेस्ड हैं। फ्रांसिस बेकन ने अपनी लाइफ के अंदर कुछ गोल सेट किए हुए थे। उनमें से जो नंबर 1 था वो था टू सर्व हिज कंट्री, अपनी कंट्री को सर्व करना। एंड नंबर 2 जो था वो था टू सर्व द चर्च, चर्च को सर्व करना, मतलब रिलीजन को सर्व करना। और उसके बाद टू लर्न द ट्रूथ, रियलिटी को लर्न करना, सच जानना कि सच है क्या। ये बेकन के कुछ इम्पोर्टेंट एम्स थे अपनी लाइफ के अंदर, और इन्हीं एम्स की बेस पे इनका जो मेन इंटरेस्ट था वो साइंस की तरफ था। इसी बेस पे इनको पायनियर ऑफ साइंटिफिक थॉट भी कहा जाता है। और इनके साइंस के अंदर और रीजनिंग के अंदर इंटरेस्ट की बेस पे इन्होंने जो लिखना शुरू किया वो मोस्टली एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में था। और इन्होंने बहुत से एसेस लिखे जो स्टिल प्रेजेंट टाइम पे भी काफ़ी अप्रिसिएशन रिसीव करते हैं। और इनके जो एसेस हैं उन एसेस की बेस पे इनको वर्ल्डली विजडम का टाइटल दिया गया, इनको मॉरलिस्ट भी कहा गया, वाइजेस्ट भी कहा गया, ब्राइटेस्ट और मीनेस्ट का भी टाइटल दिया गया। तो एनी हाउ, आप जो इनका प्रेजेंट ऐसे पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ऑफ ट्रूथ। मैं बता चुकी हूँ आपको कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है इनका। इन्होंने इसके अंदर 2 तरह के ट्रूथ की बात की है, एक है रिलीजियस, दूसरा है सोशल। जो इनके ऐसे का फर्स्ट पार्ट है वो रिलीजियस प्लस फिलोसॉफिकल ट्रुथ की बात करेगा। जो इनके ऐसे का सेकंड पार्ट है वो डील करेगा ट्रुथ किस तरह से हमारी डेली लाइफ के अंदर अपना रोल अदा करता है, किस तरह से ट्रुथ को अपनी लाइफ के अंदर ट्रीट किया जाता है। फर्दरमोर इसके अंदर देखेंगे ट्रुथ होता क्या है और झूठ क्या होता है, और दोनों में से किसकी वर्थ कितनी है, किसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो एनी हाउ हम इस ऐसे को लाइन बाय लाइन एनालिसिस के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट हमारे आज का लेक्चर हम करते हैं शुरू। ऑफ ट्रुथ, स्क्रीन पे देखें, ये हमारी ऐसे की टेक्स्ट है। टेक्स्ट पे बिल्कुल स्टार्टिंग पे ओपनिंग राइटर की स्टाइल देखें, ओपनिंग किस तरह की है, क्वेश्चनिंग स्टाइल है। व्हाट इज ट्रूथ, सच क्या है। सेड जस्टिंग पायलेट, जस्टिंग मतलब मजाक में या कैजुअल वे में कहना, पायलेट ने कहा। एंड वुड नॉट स्टे फॉर एन आंसर, और आंसर के लिए नहीं रुका। अब मेरी बात आपने ध्यान से सुनिए कि इस लाइन में क्या कहा गया हुआ है, देन आपने इस लाइन को पढ़ना, आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पे एक पर्सन का नेम आ गया पायलेट। अब ये पायलेट कौन है, इस पायलेट का पूरा नाम मार्कस पोंटियस पायलेट है, जो कि 26 CE से 36 CE के ड्यूरेशन तक रहा। ये रोमन गवर्नर था और ये वही पायलेट है जिसने क्रिश्चियनिटी के बिलीफ के अकॉर्डिंग क्राइस्ट को सेंटेंस टू क्रूसिफिकेशन के लिए कहा गया था। ये वो पर्सन था जिसने ऑर्डर दिया था कि क्राइस्ट को क्रॉस के ऊपर पुट कर दिया जाए। और इस पायलेट का जिक्र बाइबल में, गॉस्पल में भी आया। गॉस्पल जो कि मैथ्यू और जॉन ने एडिट की है, उनकी लिखी हुई है, उनका वर्जन है। उसके अंदर बताया गया कि जो पायलेट था इसने जीसस क्राइस्ट को किसी भी चीज़ के ऊपर गलत नहीं पाया था और ना ही ये उनको क्रॉस के ऊपर पुट करना चाहता था। लेकिन उस टाइम पे जो ज्यूइश थे, जो प्रीस्ट थे, जो लॉर्ड्स थे, वो बहुत पावरफुल थे और ये पायलेट उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता था। दैट इज़ वाई ही ऑर्डर्ड द अथॉरिटी टू पुट जीसस क्राइस्ट ऑन द क्रॉस। एनी हाउ, इस एक्ट के बाद
पायलट ने अपने हैंड को वॉश किया। आफ्टर वॉशिंग हिज हैंड्स, इसने क्या कहा, आई हैव नथिंग टू डू विद द ब्लड ऑफ दिस मैन, कि मेरा इस ब्लड जो ये आदमी है, इस आदमी के खून के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। अब ये आदमी किसकी बात की जा रही है, क्राइस्ट की बात की जा रही है, क्रिश्चियनिटी के बिलीव्स के अकॉर्डिंग। और समहाउ ये जानता था कि जो भी यहाँ पे किया गया दैट इज़ रॉन्ग, इसीलिए पूछता है व्हाट इज़ ट्रूथ। ठीक है, यहाँ पे ये कहता है व्हाट इज़ ट्रूथ, जानता था कि ये सच नहीं है, तभी ये कहता है कि सच क्या है। और उसके बाद सजेस्टिंग पायलट एंड वुड नॉट स्टे फॉर एन आंसर, और ये आंसर के लिए नहीं रुकता। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन थी। क्लियर हो गई आपको कि फर्स्ट लाइन के अंदर राइटर ने पायलट का, ये जो मैंने आपको सारा रेफरेंस बताया, ये वाला रेफरेंस कोट किया था कि उस ओकेजन पे ये पायलट नेम का पर्सन था जिसने सबसे पहले सेंटेंस बोला था व्हाट इज ट्रूथ आफ्टर द क्रूसिफिकेशन। ठीक है, और वो उस आंसर के लिए नहीं रुका। अब वो चीज़ को यहाँ पर राइटर कोट करके कह रहा है कि ट्रूथ क्या है। पायलट ने ये सवाल किया, लेकिन उसके जवाब के लिए वो रुकता नहीं है वहाँ पे। लेकिन जब उसने ये सवाल कर लिया, अब उसके बाद क्या हुआ, कई लोगों ने इस क्वेश्चन के ऊपर सर्च करना शुरू कर दी कि दैट वाकई कि व्हाट इज ट्रूथ, सच है क्या। फिर क्वेश्चनिंग स्टाइल के अंदर ओपनिंग करके राइटर फर्दर हमें बताता है कि बहुत से लोग जो हैं उनके ओपिनियंस क्या हैं। कई लोग जो है ना वो अपने फिकल माइंडेड होते हैं। फिकल माइंडेड मतलब अपने ओपिनियन को बदलना पसंद करते हैं, फिक्स्ड ओपिनियन नहीं रखते। ठीक है, तो वो लोग जो है अपने ओपिनियन को चेंज कर करके इसमें डिलाइट फील करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर ट्रुथ को फिक्स कर लिया जाए तो क्या होता है, तो जो लाइफ है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी। जैसा कि इन लाइंस में देखें लिखा है, सर्टेनली देयर बी दैट डिलाइट इन गिडीनेस। गिडीनेस कहते हैं फिकल माइंडेड को। ठीक है, यानी कि ऐसे लोग जो कि फिक्स्ड ओपिनियन नहीं रखते, जो कि फिक्स्ड ओपिनियन को डिनाई करते हैं, उनकी रिजेक्शन करते हैं। आगे कहता है एंड काउंट इट अ बॉन्डेज टू फिक्स अ बिलीफ, कि अगर एक बिलीफ को फिक्स कर लिया जाए तो ये क्या है, एक बॉन्डेज बन जाता है, मतलब बंदा बाउंड हो जाता है एक तरफ। अफेक्टिंग फ्री विल इन थिंकिंग एज वेल एज इन एक्टिंग। तो कहता है अगर ऐसी चीज़ कर ली जाए, यानी कि ट्रुथ फिक्स कर लिया गया, तो उस ट्रुथ को फिक्स करने के बाद जो फ्री विल है, जो थिंकिंग है, उन सब के ऊपर एक इम्पैक्ट होगा, उन सब के ऊपर असर होगा। इसलिए दे बिलीव इन किसके अंदर, फिकल माइंडेडनेस के अंदर, गिडीनेस के अंदर, कि ओपिनियन जो है वो फिक्स नहीं होने चाहिए। यहाँ पे किनकी तरफ इशारा कर रहा है, वो फिलोसफर्स की तरफ इशारा कर रहा है, स्केप्टिक्स के स्कूल की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, एक स्कूल था हमारे पास स्केप्टिसिज्म का। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ तो स्क्रीन के ऊपर स्पेलिंग उसके, ये स्केप्टिक्स का स्कूल था जो कि ग्रीस टाइम पीरियड में था, ग्रीक से बिलोंग करता था। इन स्कूल का मानना क्या था, ये किसी भी वन ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को नहीं मानते थे। ये हमेशा हमेशा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते थे अबाउट द रियलिटी और उसकी सर्च में लगे रहते थे। ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल थे और इनको ऑनेस्ट डाउट भी कहा जाता था। ठीक है, इनके प्रिंसिपल को, इनका जो प्रिंसिपल बिलीफ है दैट इज़ ऑनेस्ट डाउट। अच्छा, ये स्कूल ऑफ फिलोसफी मैंने बता दिया ग्रीस से बिलोंग करता है, और उसके बाद इनका जो मेन प्रिंसिपल है दैट इज़ ऑनेस्ट डाउट। ठीक है, ये इनका मेन प्रिंसिपल था और ये मानते थे कि जो भी चीज़ है उसके ट्रुथ के बारे में कोई ना कोई डाउट एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये फ्री थॉट को प्रमोट करते थे रिगार्डिंग टू एवरीथिंग। और इस फिलोसफी का, इस स्केप्टिक्स के स्कूल का फाउंडर जो था वो था पायरो। ये एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है किसके अंदर, ऑनेस्ट डाउट के प्रिंसिपल को प्रमोट करने के अंदर। यानी कि ये भी यही बात करता है कि ओपिनियन जो है वो चेंज होने चाहिए, कभी भी कोई फिक्स ट्रूथ नहीं होता। मतलब जो भी ट्रू टुडे कैन बी फॉल्स टुमारो, जो आज सच है वो कल झूठ हो सकता है। तो बेकन कहता है वो जो फिलोसफर था पायरो और जो उसका ग्रुप था स्केप्टिक्स का, वो ग्रुप अब एग्जिस्ट नहीं करता। अब और फिलोसफर्स आए हैं जो कि सेम बिलीफ रखते हैं जो कि प्रीवियस फिलोसफर्स का था, जो कि उनके इंसेस्टर्स का था, लेकिन अब उनके अंदर वो स्टैमिना नहीं है जो कि प्रीवियस वाले फिलोसफर्स में था। उनके अंदर जो उनकी नेचर है वो नेचर नहीं जो कि प्रीवियस वाले फिलोसफर्स की नेचर थी। और इसके अलावा फर्दर बताता है कि जो ट्रूथ होता है उसके अंदर क्या होता है, डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ती है। ट्रूथ बोलने के लिए क्या होता है, एक हार्ड लेबर, एक हार्ड वर्क करना पड़ता है। फिर इसके अलावा और साथ साथ जो इंसान की थॉट होती है उन पे भी ट्रुथ का बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो आगे से बेकन कहता है ना ये डिफ़िकल्टी मैटर करती है, ना ये लेबर मैटर करता है, ना ये थॉट मैटर करती हैं, बल्कि इंसान जो है वो
करप्शन को पसंद करता है, इसलिए इंसान जो है वो झूठ को पसंद करता है। मतलब क्या है बात का? मतलब ये है कि इंसान को नेचुरली जो लाई है वो अट्रैक्ट करता है, दैट इज़ वाई इंसान झूठ बोलता है, झूठ बोलने को पसंद करता है। ठीक है, तो ये देखिए स्क्रीन के ऊपर, एंड दो द सेक्ट्स ऑफ फिलोसफर्स ऑफ दैट काइंड बी गॉन। कौन से वाले फिलोसफर्स? वो वाले जो कि स्केप्टिक्स ग्रुप से बिलोंग करते थे पायरो के टाइम पीरियड में, ठीक है, जो कि ग्रीस में थे। कहते हैं वो चले गए हैं, येट देयर रिमेन डिस्कर्सिंग विट्स विच आर ऑफ द सेम वेन्स। कहते हैं लेकिन यहाँ पे अभी भी कुछ फिलोसफर हैं जो कि सेम वेन्स, सेम स्टेमिना रखते हैं, सेम तरह के जो आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं, लेकिन उनके आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है। दो देयर बी नॉट सो मच ब्लड इन दैम एज वॉज इन दोज ऑफ द एंशियंट्स। मच ब्लड यानी कि उनके आर्ग्यूमेंट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने स्ट्रॉन्ग उनके एंसेस्टर्स के होते थे, एंशियंट्स के होते थे, पुराने लोगों के होते थे। बट इट इज़ नॉट ओनली द डिफ़िकल्टी एंड लेबर विच मैन टेक इन फाइंडिंग आउट ऑफ ट्रूथ। कहते हैं ना सिर्फ ये डिफ़िकल्टी है, ना सिर्फ लेबर यानी कि हार्ड वर्किंग है ट्रूथ को फाइंड आउट करने में, नॉर अगेन दैट व्हेन इट इज़ फाउंड इट imposed upon men's thought that doth bring lies in favor। कहते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ ये कि जो अगर पता लग जाए और इंसान के ऊपर इतना जोर लगाए, लेकिन क्या चीज़ है जो उसको फेवर में लेके आती है? दैट इज बट अ नेचुरल दो करप्ट लव ऑफ द लाई इटसेल्फ। कि क्या चीज़ है जो कि इंसान को सच बोलने से रोकती है और झूठ बोलने पे उकसाती है? वो है कि नेचुरल दो करप्ट लव ऑफ द लाई। ठीक है, कि जो करप्ट लव है लाई की टूवर्ड्स, जो इंसान की अट्रैक्शन है, वही चीज़ है जो कि इंसान को सच बोलने से रोकती है। यहाँ पे बेकर ने हम लोगों को क्या क्या बातें बताई? एक पायलट का रेफरेंस दिया कि उसने सवाल दिया था ट्रूथ के बारे में, फिर उसने हमारे पास एक स्केप्टिक्स ग्रुप दिखाया जो कि जिसका फाउंडर पायरो था, उन फिलोसफर्स के बारे में बात की, फिर फर्दर फिलोसफर्स के बारे में बात की, फिर उसके बारे में बताया कि क्या चीज़ है जो कि इंसान को सच बोलने से रोकती है और झूठ की तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, और वो क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है? इंसान की नेचुरल दो करप्ट लव ऑफ द लाई। ठीक है, इंसान नेचुरली झूठ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ये उसकी इंस्टिंक्ट की बात की जा रही है। इतनी लाइन्स क्लियर हो गई आपको? यहाँ पे हम लोगों ने टेक्स्ट की लाइन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लाइन नंबर 12 से। अब यहाँ पे फर्दर हम लोगों को जो बेकन है बता रहा है कि हमारे पास एक फिलोसफर था, उसने इस चीज़ के ऊपर, इस मैटर के ऊपर काम किया कि क्यों लोग जो हैं वो हेट करते हैं ट्रूथ को, क्यों लोग जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स लाई, क्यों लोग झूठ बोलने को पसंद करते हैं। तो कहते हैं एक हमारे पास ग्रेशियन था जिसका नाम है लूशियन। ठीक है, ये ग्रेशियन था और इसने इस मैटर के ऊपर एग्जामिन किया दैट वाई मैन लाइक लाइज, कि इंसानों को झूठ क्यों पसंद है, क्यों एक मैन जो है वो अट्रैक्ट होता है टूवर्ड्स लाइज। क्योंकि इंसान तो पॉइंट से हट के है। क्यों? जो पॉइंट है वो प्लेयर के लिए झूठ बोलता है, जो मर्चेंट है वो एडवांटेज के लिए झूठ बोलता है। तो यहाँ पे इसने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया कि पॉइंट भी झूठ बोलता है। किसके लिए? लोगों को खुश करने के लिए। ताजिर झूठ बोलता है किस लिए? अच्छा प्रॉफिट कमा सके इसलिए। तो इसलिए वो कहता है कि जितने भी आदमी है ना वो झूठ क्यों बोलते हैं? उन सब की प्रेफरेंस डिफरेंट होती है, उन सब की डिमांड्स डिफरेंट होती हैं। जैसे कि स्क्रीन पे देखें, वन ऑफ द लेटर स्कूल ऑफ द ग्रेशियंस एग्जामिन्ड द मैटर। यहाँ पे बात की गई है लूशियंस की, जो कि ग्रेशियन से बिलोंग करता था, ये एक ह्यूमरिस्ट भी था, सेटरिस्ट भी था। कहता है उसने इस मैटर को एग्जामिन किया एंड इज एट अ स्टैंड टू थिंक व्हाट शुड बी इन इट, दैट men should love lies where neither they make for players as with poets, nor for advantage as with the merchant, but for the lie's sake। तो आदमी झूठ के लिए झूठ बोलता है, झूठ के लिए झूठ को पसंद करता है। क्यों? क्योंकि झूठ जो है वो प्लेयर प्रोवाइड करता है। आगे से बेकन कहता है बट आई कैन नॉट टेल दिस सेम ट्रूथ इज अ नेकेड एंड ओपन डे लाइट दैट डोट नॉट शो द मास्क्स एंड मेमोरीज एंड ट्रम्स ऑफ द वर्ल्ड हाफ सो स्टेटली एंड इंटली सो कैंडल लाइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है इसकी, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे इसने ट्रूथ और लाई की बात की है। कहता है ट्रूथ जो है वो नेकेड होता है और ओपन होता है, एक डे लाइट की तरह। ठीक है, यानी कि ट्रूथ के अंदर आप खुली किताब की तरह के हो, जबकि जो लाइज होता है वो कैंडल लाइट की तरह का होता है। मतलब कैंडल लाइट कैसे होती है? उसमें आपको सब कुछ अट्रैक्टिव लग रहा होता है। दिन में जो चीज़ गंदा है, जो चीज़ साफ़ है, वो साफ कुछ वाज़ह नज़र आ रही होती है,
यानी कि सच का काम क्या है, जो चीज़ गंदी है जो कि साफ़ है उसको वाज़ह करके दिखाती है, जबकि कैंडल लाइट के अंदर जो चीज़ गंदी है वो भी अट्रैक्टिव लग रही होती है क्योंकि कैंडल लाइट ने उसको बड़ा ब्यूटीफुली डेकोरेट किया होता है। तो जो झूठ है वो कैंडल लाइट की तरह काम कर रहा होता है, यानी कि वो चीज़ बड़ी खूबसूरत करके दिखा रहा था, बेशक वो गंदी हो बेशक वो साफ़ हो, उसको हर एक को वो खूबसूरत वे में प्रेजेंट करता है। इसलिए जो इंसान है वो झूठ को ज़्यादा पसंद करता है। तो यहाँ पे हमने देखा इन लाइंस के अंदर बेकन ने कंपेयर किया है झूठ और सच को। सच को उसने कंपेयर किया है नेकेड एंड ओपन डे लाइट के साथ, ऑन द अदर हैंड उसने झूठ को कंपेयर किया कैंडल लाइट्स के साथ। ये लाइंस क्लियर हो गई आपको? फर्दर चलते हैं, आगे क्या बात करता है वो। सच को वो डे लाइट के साथ कंपेयर करने के बाद, झूठ को वो कैंडल लाइट के साथ कंपेयर करने के बाद, फर्दर सच को वो पर्ल के साथ कंपेयर कर रहा है और झूठ को वो डायमंड के साथ कंपेयर कर रहा है, और डायमंड के साथ साथ वो कार्बन के साथ भी कंपेयर कर रहा है। वो कहता है सच जो है ना वो एक पर्ल की तरह का है, क्योंकि पर्ल जो है वो दिन की रोशनी में अच्छा लगता है, ठीक है, तो इसलिए सच जो है ना वो एक पर्ल की तरह का है। ऑन द अदर हैंड जो झूठ है ना वो एक डायमंड की तरह का है, क्योंकि डायमंड या फिर कार्बनिकल जो है ना उनको किसी भी रोशनी में रख दिया जाए वो खूबसूरत ही लगते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये कहना ये चाह रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, उसको झूठ पसंद है। क्यों? झूठ कहीं पे भी आ जाए वो अच्छा लगता है इंसान को, क्योंकि वो इंसान की बुराइयां छुपा रहा होता है। ऑन द अदर हैंड जो सच है वो एक पर्ल की तरह का है। मतलब क्या है? जैसे कि हमने पीछे पढ़ा डे लाइट के अंदर कि सच को वहाँ पे डे लाइट से कंपेयर किया गया था। सच डे लाइट मतलब सुबह की रोशनी, रोशनी के अंदर हर इंसान की जितनी भी खामियां वो वाज़ह हो जाती हैं। यहाँ पे देखा पर्ल दिखाया गया, पर्ल भी डे लाइट में अच्छा लग रहा है क्योंकि पर्ल की जो खूबसूरती है वो दिन में नजर आ रही, जबकि अंधेरे में उसकी खूबसूरती नज़र नहीं आ रही। झूठ को वहाँ पे कैंडल लाइट से कंपेयर किया गया क्योंकि वो अंधेरा था। अंधेरा इल्यूजन प्रोवाइड करता है, धोखे में रखता है इंसान को, वहम गुमान में रखता है इंसान को। वैसे डायमंड एंड कार्बनिकल इनका भी क्या काम है? यही काम है, ठीक है। ये तो दिखने में खूबसूरत लगते हैं हर एक तरह की रोशनी के अंदर, बेशक वो अंधेरा हो या फिर वो रोशनी हो। बिल्कुल वैसे इंसान को झूठ भी हर हाल में पसंद है। क्यों? क्योंकि झूठ आपको इल्यूजन के अंदर रखता है। मेन पॉइंट है इल्यूजन। डायमंड और कार्बनिकल यानी कि जो रेड स्टोन है ये भी क्या है? ये सिंबल है इल्यूजन का, धोखे का। कैंडल लाइट भी ऑन द अदर हैंड किसका सिंबल है? सेम इल्यूजन का सिंबल है, धोखे का सिंबल है, वहम का सिंबल है। और इन दोनों की कंपोजिशन किस तरह होती है? कोई ना कोई पार्टिकल्स इसके अंदर ऐड किए जाते हैं, यानी कि मिलावट की जाती है, मिलावट के बाद इनकी कंपोजिशन होती है, ये बनते हैं, ठीक है। इसी तरह से वो कहता है जिस तरह से डायमंड के अंदर मिलावट की जाती है फिर वो डायमंड बनता है, इस तरह से कार्बनिकल यानी कि जो रेड स्टोन होता है उसमें मिलावट की जाती है तब जाके वो रेड स्टोन बनता है। वैसे ही अगर सच के अंदर झूठ मिला दिया जाए तो वो भी प्लेयर प्रोवाइड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अ मिक्सचर ऑफ अ लाई डोथ एवर एड प्लेयर, यानी कि ऐसी बात जिसके अंदर सच और झूठ दोनों को मिला दिया जाए तो वो भी एक चीज़ को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है और हर एक को ज़्यादा प्लीज़ करती है। इसका कहना ये है कि अगर कोई भी चीज़ हो दुनिया की, उसको उसके रियल कलर में दिखाया जाए, उसमें कोई भी एडिशनल प्रेज ना ऐड की जाए, कोई भी फ्लैटरिंग कमेंट्स ना डाले जाएं या कोई भी उसके एलियंस ना दिखाए जाएं, तो सोसाइटी है वो क्या हो जाएगी? वो इंडोलेंट हो जाएगी, मतलब सोसाइटी लेज़ी बन के रह जाएगी। तो इन शॉर्ट पोएट का कहना ये है कि हमारे राइटर का कहना ये है कि राइटर हमारा प्रोज राइटर है, मैं पोएट बोल रही हूँ, गलती से बोल रही हूँ। एनी हाउ हमारा जो राइटर है उसका कहना ये है कि किसी भी चीज़ के अंदर मिलावट की जाए तो वो अपीलिंग लगती है, अगर उसको मिलावट किए बगैर सामने दिखा दी जाए तो वो अपीलिंग नहीं लगती, ठीक है। यानी कि किसी को उसके रियल कलर में ले आए बगैर फ्लैटरिंग कमेंटिंग दिए बगैर, उसके बाद या फिर लियन में रखे बगैर या कोई भी एडिशनल प्रेस किए बगैर लोगों को दिखा दिया जाए तो लोग जो है ना वो इतना ज़्यादा एक्टिव फील नहीं करते बल्कि मेलनकॉलिक फील करते हैं। तो हर चीज़ के अंदर मिलावट होना ज़रूरी है ताकि लोग उसको देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करें। और फर्दर वो अपने पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पे पोइट्री की एग्जांपल देखा कि सेंट अगस्टिन, ठीक है, सेंट अगस्टिन, इन्होंने पोइट्री के बारे में कहा था पोइट्री जो है वो डेविल की वाइन है, ठीक है, वाइन ऑफ डेनिम या वाइन ऑफ डेविल। क्यों कहा था? कहते क्योंकि पोइट्री के अंदर जो पोइट हजरात होते हैं उन्होंने ऐसी ऐसी अंदर वर्डिंग यूज़ की होती है जो कि एक आदमी को इमेजिनेशन में ले जाते हैं, उसको रियलिटी से बिल्कुल दूर कर देते हैं और आदमी को प्लेयर प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली जो चीज़ आपको रियलिटी से हटा दे दैट इज़ वाइन ऑफ डेविल। ये सेंट अगस्टिन के अकॉर्डिंग था। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर देखें, अ मिक्सचर ऑफ लाई
डोथ एवर एट प्लेयर, यहाँ तक हमने रीडिंग कर ली थी. डोथ एनी मैन डाउट दैट if there were taken out of men's minds vain opinion, flattering hopes, false valuations, imaginations as one would, and the like, but it would leave the minds of a number of men poor, shrunken things, full of melancholy, indisposition, and unpleasing to themselves. यही बात कि अगर उनमें से फ्लैटरिंग होप्स निकाल दिए जाएँ, चीज़ों में से ओपिनियंस निकाल दिए जाएँ, फॉल्स वैल्यूएशन निकाल दिए जाए, इमेजिनेशन निकाल दी जाए, तो क्या है, जो लोगों के दिमाग होंगे वो क्या होंगे, श्रंकन हो जाएंगे और उनको कोई भी चीज़ प्लीज़ नहीं करेगी. वन ऑफ द फादर्स, यहाँ पे फादर्स जो बात की गई है वो सेंट अगस्टिन की बात की जा रही है. इन ग्रेट सिविरिटी कॉल्ड पोइजी विनम डेनोनम, यानी कि विनम डेनोनम का मतलब क्या होता है, विनम डेमोनम का मतलब होता है द वाइन ऑफ डेवल्स. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विनम डिमोनम? ठीक है, तो सिंपल इसका मीनिंग क्या है, द वाइन ऑफ द डेवल. किसने कहा था? सेंट अगस्टिन ने कहा था. क्यों? बिकॉज इट फिल द इमेजिनेशन एंड येट इट इज़ बट विद द शेडो ऑफ अ लाई, कि ये इंसान के दिमाग को इमेजिनेशन से भर देता है, जो कि कुछ भी नहीं, लेकिन क्या है, शेडो ऑफ अ लाई, एक झूठ का शेडो होता है. तो मीन्स जो ह्यूमन बींग का माइंड है उसको फॉल्सहुड से भर देता है. तो यहाँ पे बेसिकली हमने देखा कि जो पोइट्री थी उसको डेविल की वाइन कहा गया. क्यों? क्योंकि जो डेविल है बेसिकली वो झूठों का सरदार काउंट होता है, झूठों का बाप. और शायरी क्या है, पोइट्री भी धोखा देती है. लेकिन ऑन द अदर हैंड फर्दर राइटर ये कहता है कि जो पोइट्री होती है उसकी जो अनट्रुथ नेचर होती है वो इतनी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती, इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती, क्योंकि ये इंसान के माइंड के ऊपर परमानेंट इफेक्ट नहीं छोड़ती. जैसे कि देखिए, बट इट इज़ नॉट द लाइट दैट पास थ्रू द माइंड बट द लाइट दैट सिंक्थ इन द सेटल्ड इन इट दैट डोट द हर्ट सच एज वी स्पैक ऑफ बिफोर. जैसा कि हमने इसके बारे में पहले बात की है, यानी कि पोइट्री के अंदर जो मौजूद झूठ होता है वो झूठ इंसान के दिल के ऊपर असर करता है. जब वो दिल के ऊपर असर करता है तो इसके बाद क्या है, वो इसके दिमाग पे भी कोई ना कोई असरात छोड़ता है, और वो कोई ना कोई असरात छोड़ने के बाद इसके जितने भी आइडियाज़ हैं उनके ऊपर भी असर करता है. और जब दिमाग के ऊपर असर होगा, आइडियाज़ पे असर होगा, जब आइडियाज़ पे असर होगा तो ऑटोमेटिकली एक्शन में भी इसका असर नज़र आएगा. दैट इज़ वाई अगस्टिन ने जो पोइट्री है उसको क्या कहा, डेविल की वाइन कहा है. तो आज हमने यहाँ बिफोर तक अपने टेक्स्ट को कवर कर लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर हम लोग अपने टेक्स्ट को कंटिन्यू करेंगे. तो आई होप कि आपका जो आज का लेक्चर है वो हेल्पफुल रहा होगा. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, फर्दर लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे. और कोई भी कन्फ्यूजन आपको हुई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दुआओं में खास याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.